मतलब है नए कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है प्रॉफिट। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, मतलब वही लोग पहले गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट होते हैं, फिर कंपनीज ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वही सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये प्राइवेट कंपनी है जिनका गोल प्रॉफिट जनरेट करना होता है, मतलब पहले तोड़ना फिर जोड़ना फिर दोनों से पैसा कमाना। अगर इंडिया का जीडीपी का ऑलमोस्ट 20% अगर दुनिया में पीच हो जाए तो इन कंपनीज को प्रॉफिट कहां से मिलेगा। रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ जाता है। वार खत्म होने के बाद भी वही लोग पैसा कमाते हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। $21 बिलियन का बिजनेस है। वार एक बार का गेम नहीं, ये बार बार चलने वाला सिस्टम बन चुका है। सोचो यूक्रेन में एक रॉकेट लॉन्च होता है और उसी वक्त एक कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है। अभी दुनिया में 3 बड़े वार्स चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पे टेंशन, लोग मर रहे हैं, शहर जल रहा है और एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है। आज मैं आपको वो बिजनेस सिस्टम दिखाऊंगा जो वार के पीछे चल रहा होता है। सबसे पहला सवाल है, वार से पैसा कौन कमाता है। दुनिया में 5 बड़ी कंपनी है जो मिलिट्री वेपन्स बनाती है, लॉकहीड मार्टिन, RTX, नॉर्थरूप ग्रुमन, बेई सिस्टम और बोइंग। इन कंपनीज को प्राइम कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली इन लोगों को वेपन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। 2024 में टॉप 100 कंपनीज ने मिलकर सिर्फ एक साल में $679 बिलियन का बिजनेस किया। ये फिगर इंडिया का जीडीपी का ऑलमोस्ट 20% है और लॉकहीड मार्टिन अकेली कंपनी ने $71 बिलियन का बिजनेस किया। उनका लगभग 96% रेवेन्यू गवर्नमेंट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट से आता है। और एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ये कोई गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं, ये प्राइवेट कंपनी है जिनका गोल प्रॉफिट जनरेट करना होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर दुनिया में पीच हो जाए तो इन कंपनीज को प्रॉफिट कहां से मिलेगा। अब सवाल आता है कि सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। वार का सिस्टम इतना सिंपल नहीं है कि गवर्नमेंट ने वेपन्स खरीद लिया और काम खत्म। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं F-35 फाइटर जेट। ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव वेपन प्रोग्राम में से एक है। एक F-35 बनने में लगभग 42,000 घंटे का काम लगता है। मतलब अगर एक इंसान करे तो उसे लगभग 5 साल लग जाएंगे सिर्फ एक जेट बनाने में। लेकिन ये जेट सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाती, इस जेट के पार्ट 2100 से ज्यादा कंपनीज बनाती है। कनाडा में 36 एरोस्पेस कंपनी है जो सिर्फ F-35 के पार्ट्स बनाती है। हर एक जेट का लगभग 15% हिस्सा यूके से आता है। इटली, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड सब इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एक फाइटर जेट बनने के लिए दुनिया का पूरी नेटवर्क काम करती है और इस नेटवर्क को बोला जाता है डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। और ये सिर्फ वेपन बनाने तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। माइनिंग कंपनीज मेटल देती है जैसे टाइटेनियम, सॉफ्टवेयर कंपनीज टारगेटिंग और AI सिस्टम बनाती है, टेक्सटाइल कंपनी मिलिट्री वेपन्स बनाती है और लॉजिस्टिक कंपनी इन सब पार्ट्स को दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट करती है। इसलिए वार एक सिर्फ बैटलफील्ड पर होने वाली चीज नहीं है, वार एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और इस इंडस्ट्री में लगभग हर सेक्टर का पैसा लगा हुआ है। अब तक आपने देखा कि वार एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है, वार शुरू होते ही ये पूरा इंडस्ट्री अचानक इतना फास्ट कैसे हो जाती है। इसको समझने के लिए एक रियल एग्जांपल देखते हैं। फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और उसी हफ्ते एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। दुनिया की बड़े डिफेंस कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन, RTX, नॉर्थरूप ग्रुमन, इनका शेयर प्राइस अचानक ऊपर चली गई क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक चीज क्लियर थी, वार का मतलब है नए कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है प्रॉफिट। और ये सिर्फ यूक्रेन का बात नहीं है, जब भी दुनिया का किसी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ जाता है। 2024 में मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़े, इजराइल की मिलिट्री स्पेंडिंग एक साल में लगभग 65% बढ़ गई। जर्मन ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, जापान में भी लगभग 21% इंक्रीज हुआ, जो 1950s के बाद सबसे बड़ा जंप है। और अगर ग्लोबल लेवल पर देखो तो 2024 में मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग 2.7 ट्रिलियन पहुंच गया है, सिर्फ एक साल में अराउंड 9% ग्रोथ। ये कोल्ड वार के बाद सबसे बड़ा इंक्रीज था। अब सवाल आता है, ये सारा पैसा जाता कहाँ है। सिंपल जवाब है, जहाँ वार होता है पैसा भी वही फ्लो करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब ये वार रुक जाता है तब भी ये सिस्टम नहीं रुकता। ये सब जान के एक सवाल आता है, वार से अगर कुछ लोगों का प्रॉफिट होता है तो ये सिस्टम रुक क्यों नहीं जाता। कौन रोकता है इसको? आंसर है कोई नहीं, क्योंकि सिस्टम ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है। इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है द रिवॉल्विंग डोर। सोचो आज कोई अगर रिटायर्ड 4-स्टार जनरल कल वही लॉकहीड मार्टिन जैसे डिफेंस कंपनी का बोर्ड मेंबर बन जाता है और परसों वो पेंटागन मतलब यूएस मिलिट्री का मेन डिसीजन सेंटर, वहाँ वो सजेस्ट कर रहा है हमें ये $10 बिलियन का वेपन प्रोग्राम चाहिए। मतलब वही लोग पहले गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट होते हैं, फिर कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वही सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये एक दो केस नहीं है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 साल के अंदर 1700 सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर डिफेंस कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं और रिटायर्ड टॉप जनरल में से 80% से ज्यादा आर्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है लॉबिंग का मतलब है कंपनीज गवर्नमेंट को अपनी तरफ से डिसीजंस लेने के लिए मनाती है। डिफेंस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री ने 2023 पर लगभग $139 मिलियन सिर्फ लॉबिंग पर खर्च किया। मतलब हर दिन अराउंड $381,000 सिर्फ पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और पिछले 10 सालों में ये अमाउंट $1.3 बिलियन तक पहुंच चुका है। और आता है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट, द घोस्ट बजट। अमेरिका ने कुछ सालों में जो वार लड़ी उन पर $8 ट्रिलियन खर्च हुआ। अब प्रॉब्लम ये है, ये सारा पैसा नॉर्मल बजट में क्लियरली नहीं दिखता, क्योंकि वार के टाइम गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा यूज करती है जो कि इमरजेंसी फंड के बेसिस पर आता है और ये मेन बजट का बाहर होता है। सिंपल में बोलो तो वार के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो अलग से अरेंज किया जाता है और ये पैसा अक्सर लोन यानी कि डेब्ट में लिया जाता है। अभी तक आपने सोचा होगा ठीक है वार्स होता है, वेपन्स बिकती है, कंपनीज प्रॉफिट कमाती है, समझ आ गया। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है, वार खत्म होने के बाद भी वही लोग पैसा कमाते हैं। सोचो जब वार खत्म होती है तो शहर टूट चुका होता है, हॉस्पिटल्स, रोड, ब्रिज सब डैमेज हो जाती है और उन्हें दोबारा बनाना पड़ता है। और यहीं से स्टार्ट होता है दूसरा फेज। इराक वार के बाद इराक और अफगानिस्तान को दोबारा बनाने के लिए केबियर नाम की कंपनी को लगभग $44 बिलियन का बिजनेस मिला। मतलब पहले तोड़ना, फिर जोड़ना, फिर दोनों से पैसा कमाना। अभी यूक्रेन को देखो, वार अभी चल रही है लेकिन दोबारा बनाने की प्लानिंग पहले से शुरू हो चुकी है। एस्टिमेट है कि यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने के लिए लगभग $400 बिलियन से ज्यादा खर्च होंगे। और कौन ऑलरेडी कॉन्टेक्ट के लिए लाइन में है? ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, एमसी किन्से, बिचटेल, एकॉम, वही नेम्स, फिर से वही गेम। वार एक बार का गेम नहीं, ये बार बार चलने वाला सिस्टम बन चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, और एक एंगल है एनर्जी। सोचो एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक छोटा सा समुद्री रास्ता, लेकिन इससे दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अब सोचो अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए तो ऑयल सप्लाई रिस्क में आ जाती है। इसी वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ने लगता है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि ब्रेंट कार्ड का प्राइस $120 पर बैरल की तरफ जा रहा है। बैरल मतलब एक ऑयल नापने की एक यूनिट। और ये रास्ता अगर ब्लॉक हो जाए तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के अकॉर्डिंग ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। यूक्रेन वार के बाद अब तक BP, सेल, चिवरॉन, एक्सॉन मोबिल, टोटल एनर्जीज, इन सब कंपनीज ने मिलकर लगभग $281 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। और ये पहली बार नहीं है। इराक वार के दौरान 2004 से 2007 के बीच एक अमेरिकन कंपनी कॉन्कोफ्लिक्स का प्रॉफिट 402% बढ़ गया। मतलब पैटर्न सिंपल है, वार से वेपन्स कंपनीज कमाती है, वार से ऑयल कंपनीज कमाती है, वार से रीबिल्डिंग कंपनीज कमाती है, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये सिस्टम समझ आया तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो सोचते हैं कि वार सिर्फ दो देशों की लड़ाई है। और ऐसे ही और सिस्टम को समझने के लिए और बिजनेस कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।